फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट पार्ट 5 करेंगे, जो है यूनिट 5 का। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। गुड आफ्टरनून। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। तो ऑलरेडी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो लेट हैं, लेकिन उनको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अनाउंसमेंट है फिलर फॉर्म की तरफ से, इस संडे को फ्री वेबिनार है। 8 अक्टूबर संडे को फ्री वेबिनार है 9 PM पे। ठीक, 9 PM पे है वेबिनार, JRF पर फतेह। ठीक, तो इसमें आपको दो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको डील करेंगी इसमें। एक है डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी सर और दूसरी है निधु मैम। ठीक, ये दोनों आपको संडे को वेबिनार में आपको आपके साथ जुड़ेंगी। तो जो लोग भी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो फिलर फॉर्म से जुड़े हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेबिनार है। ठीक, और ये गूगल मीट पे होगा। और इसमें एक चीज़ है आपके लिए कि इफ़ यू ज्वाइन कोर्स गेट फ्री पेपर 1 बुक। ठीक, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं कोर्स तो आपको पेपर 1 की जो बुक है सॉल्व क्वेश्चन पेपर की, वो आपको फ्री मिलेगी। और अगर आप वेबिनार ज्वाइन करते हैं, इफ़ यू ज्वाइन वेबिनार गेट फ्री मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। तो जो ज्वाइन है फिलर फॉर्म से जो जुड़े हुए हैं, उनको तो मॉक टेस्ट वैसे भी फ्री मिलता है। ठीक, लेकिन जो लोग नहीं ज्वाइन हैं वो अगर वेबिनार ज्वाइन करते हैं तो उनको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। और अगर अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको पेपर 1 बुक फ्री मिलेगी। ठीक, ऑनलाइन फ्री वेबिनार है JRF पर फतेह। ठीक, सक्सेस की तैयारी फिलर फॉर्म के संग है जारी। इफ यू ज्वाइन वेबिनार गेट फ्री मॉक टेस्ट। 9 PM पे वेबिनार होगा 8 अक्टूबर। याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई भी दिक्कत होती है ज्वाइन करने में या और भी कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये वेबिनार होगा गूगल मीट पे। आप लोगों ने कई बार ज्वाइन कर लिया भी किया भी है गूगल मीट पे, तो वही प्रोसीजर रहेगा सेम ज्वाइन करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, जो लोग हैं जो मतलब फिलर फॉर्म से जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट, वो मस्ट ज्वाइन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है जो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट पार्ट 5। पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है ये। आज हम लोग यूनिट 5 कर चुके हैं। ठीक, सोशल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट पार्ट 5।
तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? डेमोक्रेसी। सबसे पहली चीज आती है डेमोक्रेसी। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 reads, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic." ठीक, तो ये प्रियम्बल है इंडिया का, जो ये कहता है कि हम जो है जो इंडिया है वो क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, ठीक, और सेकुलर है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, उसके साथ साथ क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है और सेकुलर भी है। इंडिया इज कंसीडर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इंडिया को कंसीडर किया जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज कंसीडर एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो ये प्रेम्बल है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब बना था? 1950 में, और 1950 में ही ये प्रेम्बल लिखा गया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India is considered the largest democracy in the world. प्रजातंत्र भारत के संविधान 1950 की प्रस्तावना में लिखा है। तो भारत का जो संविधान है जो 1950 में बना, उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कैसा संकल्प लेंगे? भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेंगे। और आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो भारत दुनिया का अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 21 क्या कहता है? स्टेट्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री। ठीक, तो हर किसी के पास ये राइट है। ये आर्टिकल 21 ऑफ ह्यूमन राइट कहता है कि हर किसी को ये राइट है कि वो उसके कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट हो सके, ठीक, उसमें पार्ट ले सके। ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो पार्ट ले सकता है। डायरेक्टली और थ्रू फ्री चूजन रिप्रेजेंटेटिव, या तो डायरेक्टली या जो उनके जरिए चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जरिए। ठीक, तो ये आर्टिकल 21 ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन और ह्यूमन राइट जो है वो बताता है कि हर किसी को ये राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, डायरेक्टली या अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। ठीक, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, तो मानव अधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है उसके अनुसार, उसके अनुच्छेद 21, ठीक, उसके अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में, तो प्रत्येक एक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। ठीक, तो या तो वो सीधे भाग ले सकता है या अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले सकता है। ठीक, ये कौन कहता है? मानव अधिकार के सार्वभौम जो घोषणा थी उसका अनुच्छेद 21 कहता है। यानी कि हर देश में डेमोक्रेसी होना, ये इस आर्टिकल का मकसद है कि हर देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ठीक, अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन वगैरह डेमोक्रेसी की उतनी पूछी नहीं जाती है, आर्टिकल्स वगैरह ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें आ जाती है? लोकतंत्र के प्रकार में क्या क्या चीजें आ जाती है, देखते हैं हम लोग। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहला आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, people directly participate in the ruling process of the country.
तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें लोग जो है डायरेक्टली जो भी रूलिंग प्रोसेस है कंट्री का, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मतलब इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक। ये डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं जो भी कंट्री का रूलिंग प्रोसेस होता है उसमें। एंड डिसीजन आर टेकन बाय द पब्लिक डायरेक्टली, और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पब्लिक के जरिए डायरेक्टली लिया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट लेवल पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो लोग पब्लिक के हवाले करते हैं, पब्लिक उसके उसके खिलाफ अगेंस्ट या उसके प्रो जो है वो क्या करेंगे, वोट करेंगी। अब जो जो भी वोटिंग आएगी उसी के हिसाब से ही वो डिसीजन लिया जाए, ठीक। इसी तरह से पब्लिक इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रूलिंग प्रोसेस। तो कंट्री का जो रूलिंग प्रोसेस है उसमें इस तरह की डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंड डिसीजन आर टेकन बाय द पब्लिक डायरेक्टली, और जो भी डिसीजन होता है वो पब्लिक के जरिए डायरेक्टली लिया जाता है, ठीक। इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग सीधे तौर पर देश की शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है इसमें लोग क्या करते हैं, सीधे तौर पर देश की शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सीधे तौर पर भाग लेना मतलब यहाँ पे कोई इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये खुद उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और निर्णय सीधे जनता द्वारा लिए जाते हैं। और जो भी निर्णय होगा वो सीधे किसके जरिए लिया जाता है, जनता द्वारा लिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग प्रतिनिधित्व चूज करते हैं, वही जो है निर्णय लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो निर्णय होता है वो जनता खुद लेती है, तो जो भी निर्णय होगा ऊपर के लेवल पे वो जनता तक भेजा जाता है, जनता उसके खिलाफ या मतलब उसके प्रो वोटिंग करती है। अगर वोटिंग में जो भी रिजल्ट आता है वही डिसीजन लिया जाता है, वही निर्णय जो है वो लिया जाता है, ठीक। इन इन केस एनी लॉ और पॉलिसी इज टू बी इंट्रोड्यूस, मतलब अगर किसी केस में जो है कोई लॉ या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना है, देन सिटीजन गिव देयर वोट्स। तो सिटीजन क्या करते हैं, उसके उस पॉलिसी के खिलाफ या उस पॉलिसी के प्रो, उसके सपोर्ट में या उसके खिलाफ जो है वोट करेंगे, फॉर और अगेंस्ट, या तो फॉर या उसके अगेंस्ट, ठीक। या तो उस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए या उसके अगेंस्ट जो है वोट करते हैं। सच अ मैटर एंड ओनली देन इट कुड बी पास्ड, ठीक। और वोटिंग के बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से या तो वो पास होगी वो बिल या पॉलिसी या लॉ, जो भी हो, बिल पॉलिसी लॉ जो भी हो, वो उसके बाद ही पास होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक। अगर वोटिंग जो है ज्यादा आई, उसके फॉर में वोटिंग ज्यादा आई तो वो पास होगा, और उसके अगेंस्ट में वोटिंग ज्यादा आई तो वो रिजेक्ट होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर डेमोक्रेसी। इसको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आ गया क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में किस तरह से पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली, कोई भी लॉ पॉलिसी बनेगी तो वो डायरेक्ट जो है जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके हवाले कर दिया जाता है कि आप इसके खिलाफ या इसके मतलब इसके फॉर या अगेंस्ट जो है आप वोट करिए। अगर फॉर का वोट ज्यादा हुआ तो वो पॉलिसी लागू हो जाएगी, वो पास हो जाएगी। अगर अगेंस्ट का वोट ज्यादा हुआ तो वो पॉलिसी या लॉ जो है जो भी है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। यदि कोई कानून या नीति पेश की जानी है, ठीक, अगर कोई भी कानून या नीति पेश की जानी है तो क्या होता है, नागरिक ऐसे मामले के पक्ष या विपक्ष में अपना वोट देते हैं। तो नागरिक जो है इस मामले पर क्या करेंगे, पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे, ठीक। किसी को पॉलिसी या लॉ सही लगेगा, किसी को नहीं सही लगेगा, तो भैया पक्ष या विपक्ष में वो वोट करेंगे उसको लेकर, और उसके बाद ही इसे पारित या अस्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद ही उसको पारित या अस्वीकार किया जाता है, ठीक। अगर जो है उसके पक्ष में ज्यादा वोट आए तो उसको पारित कर दिया जाएगा, और अगर उसके विपक्ष में ज्यादा वोट आए तो उसको हाँ, अस्वीकार कर दिया जाए। इसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, इसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि सीधे राजतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक। सीधे लोकतंत्र को, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सीधे लोकतंत्र भी यानी कि शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रातिनिधिक लोकतंत्र,
तो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि इसमें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक। दैट प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड टुडे, जो अभी पूरी दुनिया में चल रही है, ठीक। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में ज्यादातर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही चलती है। द रीजन the origin of this type can be traced back to the ancient Roman Republic, ठीक। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? एंशियंट रोमन रिपब्लिक से, ठीक। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? एंशियंट रोमन रिपब्लिक से, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अभी चल रही है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र आज दुनिया में प्रचलित लोकतंत्र या सबसे आम प्रकार है, ठीक। तो लोकतंत्र का ये सबसे आम प्रकार है और पूरी दुनिया में यही अभी तक प्रचलित है, यही लोकतंत्र जो है प्रचलित है, ठीक। और इस प्रकार की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब इस प्रातिनिधिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है? प्राचीन रोमन गणराज्य में लाया जा सकता है, मतलब प्राचीन रोमन गणराज्य से ही शुरू हुई है इसकी उत्पत्ति, ठीक। तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र की उत्पत्ति कब शुरू हुई है? प्राचीन रोमन गणराज्य से शुरू हुई। अब ये होता क्या है? इन दिस डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें जो होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कौन होता है? एमपी और एमएलए होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं और सेंट्रल लेवल पे एमपी होते हैं, तो यही डिसीजन लेते हैं। एक बार आपने वोट कर दिया इनको, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव बन गए, फिर आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पॉलिसी मेकिंग या लॉ मेकिंग, ठीक। यही लॉ मेकर है, यही पॉलिसी मेकर है, ठीक। इन दिस डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो कौन लेता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए लिया जाता है। हु आर चूजन बाय द वोटर्स टू अ मेजॉरिटी, जो मतलब वोटर्स के जरिए चूज किए जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव को कौन चूज करता है? वोटर चूज करते हैं मेजॉरिटी के जरिए, मतलब जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ठीक। जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलेगा, वही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, और बाद में पॉलिसी या लॉ मेकिंग में वही पॉलिसी या लॉ मेकिंग करते हैं। वही लॉ मेकर होते हैं, वही पॉलिसी मेकर होते हैं। The policies or laws are formulated by these elected representatives. Policies और law जो है इन्हीं elected representative के जरिए बनाए जाते हैं, ठीक। इसमें निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, इसमें जो निर्णय होता है वो कौन लेता है? निर्वाचित प्रतिनिधि ही लेते हैं, ठीक। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, ठीक। जिन्हें मतदाताओं द्वारा बहुमत से चुना जाता है, जिन्हें मतदाताओं द्वारा जो है क्या किया जाता है? बहुमत से चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ एमपी और एमएलए होते हैं, ठीक। राज्य के लेवल पे एमएलए होते हैं और देश के लेवल पे एमपी होते हैं, ठीक। इसमें निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, जिन्हें मतदाताओं द्वारा बहुमत से चुना जाता है। मतलब कि जो जिनकी सबसे ज्यादा बहुमत होगी वही उस एरिया का क्या होगा? प्रतिनिधि होगा, ठीक। जिस एरिया में जिसकी ज्यादा बहुमत होगी वही उस एरिया का प्रतिनिधि होगा। नीतियां और कानून जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक। तो जो भी नीतियां और कानून होती हैं इसमें जनता नहीं बनाती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वही बनाते हैं, और वही वोट करेंगे उसके फॉर और अगेंस्ट, ठीक। बिल को पास किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट में लाया जाता है, या मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाएगा। फिर वहां पे वोटिंग होती है, जिस अगर ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है, कम वोट मिलेंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो वोटिंग जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ही होती है, जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के बीच में होती है, ठीक। तो आपने पार्लियामेंट की स्पीच वगैरह आप अगर देखते होंगे तो वहाँ पे वोटिंग भी देखा होगा आपने। वोट का अनाउंसमेंट भी होता है, किसको कितने वोट मिले, बिल के फॉर में कितने वोट आए और उसके अगेंस्ट में कितने आए, पक्ष में कितने वोट आए और विपक्ष में कितने वोट आए, ठीक। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है।
आर कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है, ये क्या है, इसी को कंसिडर किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसी को कंसिडर किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर। लोकतंत्र के संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र के संसदीय और अध्यक्षीय स्वरूप को प्रतिनिधि लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है। ठीक, तो जो संसदीय है या अध्यक्षीय है, वो उसी के स्वरूप को ही प्रतिनिधि का लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है? राष्ट्रपति लोकतंत्र क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है? इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट हैज ग्रेटर पावर। तो इसमें प्रेसिडेंट को ही सबसे ज्यादा पावर होता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को उतना पावर नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक, तो इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट हैज ग्रेटर पावर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है देन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक, एंड द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो उसका हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। राष्ट्रपति लोकतंत्र क्या होता है? राष्ट्रपति लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पास राज्य की सरकार से अधिक शक्ति होती है। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास राज्य की सरकार से अधिक शक्ति होती है और राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख भी होता है। जो भी राज्य का प्रमुख होगा वही सरकार का प्रमुख होगा। ठीक, तो समझ में आया राष्ट्रपति लोकतंत्र किस कौन सा होता है? ठीक, राष्ट्रपति लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पास राज्य की सरकार से अधिक शक्ति होती है और राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख होता है। ठीक, जैसे अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। संसदीय लोकतंत्र जो है ये भी प्रतिनिधि लोकतंत्र का पार्ट है। ठीक, इसमें क्या है? इन दिस टाइप द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ द पार्लियामेंट है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक, पार्लियामेंट में जो लोग हैं वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोल अदा करते हैं। ठीक, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ अ बिल और पॉलिसी आर टू बी टेकन। जब भी जो है किसी बिल से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा तो पार्लियामेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ देखिए कि बिल जो है वो पार्लियामेंट में के पास पार्लियामेंट में ले जाई जाती है। वहाँ पे डिसीजन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही लेते हैं। ठीक, तो ये रोल ऑफ द पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट होता है जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अ बिल और पॉलिसी। किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग या बिल पास करने के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो वो सबसे हाईएस्ट रोल किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा। ठीक, सबसे हाईएस्ट रोल किसका होगा? पार्लियामेंट का। आर टू बी टेकन। ठीक, तो जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग बिल या पॉलिसी तो रोल जो है वो पार्लियामेंट का सबसे ज्यादा होगा। संसदीय लोकतंत्र क्या है? ये भी प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। इस प्रकार जब किसी विधेयक या नीति को पारित करने के संबंध में निर्णय लेना होता है, तो इस प्रकार के लोकतंत्र में क्या है? जब भी किसी विधेयक या नीति को पारित करने के लिए के संबंध में कोई भी निर्णय लेना होता है तो संसद की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो इसमें क्या है? संसद की भूमिका सबसे अधिक होती है। मतलब संसद ही उस चीज को, उस विधेयक को, उस नीति पर निर्णय लेता है। ठीक, या उस निर्णय के संबंध में वो बातचीत करता है। ठीक, तो इसमें रोल सबसे ज्यादा किसका होता है? संसदीय लोकतंत्र। संसदीय जो संसद जो होती है उसका सबसे ज्यादा भूमिका होती है। कोई भी विधेयक पास करने के लिए या कोई भी नीति लागू करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होगी? संसद की होगी भूमिका। ठीक,
द पावर ऑफ लेजिस्लेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर पावर जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक, एग्जीक्यूटिव से ज्यादा लेजिस्लेचर की पावर है। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो तीन ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर किसकी होती है? लेजिस्लेचर की, क्योंकि यही लॉ और पॉलिसी बनाते हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर लेजिस्लेचर की है, ठीक। द पार्लियामेंट हैज द राइट टू चूज एंड रिमूव द हेड ऑफ द स्टेट। और पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको रिमूव करें या रखें, ठीक। पार्लियामेंट हैज द राइट टू चूज एंड रिमूव, मतलब उसको चूज करने के लिए या रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के पास राइट होता है, ठीक। जो भी हेड ऑफ द स्टेट है उसको चूज करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। प्राइम मिनिस्टर को कौन वोट करता है? एमपी जो होते हैं वही वोट करते हैं। तो एमपी के पास राइट है कि उनको चूज करें या रिमूव करें, ठीक। एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, जैसे हम ये समझते हैं कि एक बार कोई पीएम बन गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अगर उसमें जो है ये आ, अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते हैं तो वहां पे ये इनकी सरकार जाने का चांसेस होता है, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव, तो पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको चूज करें या रिमूव करें। विधायिका की शक्ति सरकार की कार्यकारी शाखा से अधिक होती है। तो जो विधायिका की शक्ति होती है वो सरकार की जो कार्यकारी शाखा है उससे अधिक होती है, ठीक। जो कार्यकारी शाखा है उससे विधायिका की शक्ति अधिक होती है। सांसद को राज्य के प्रमुख को चुनने और हटाने का अधिकार होता है। तो संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो राज्य की जो भी प्रमुख है उसको चुने या उसको हटाए, ठीक। उसको चुनने और हटाने का अधिकार होता है इनके पास। तो संसद के वो राज्य के प्रमुख को चुनने और हटाने का अधिकार होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, इनको कौन चुनता है? जो संसद होते हैं वही चुनते हैं, ठीक। संसद के जरिए ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, अधिनायकवादी लोकतंत्र। अधिनायकवादी लोकतंत्र या अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है? इन एन अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी देयर इज द डोमिनेंस ऑफ द एलीट क्लास। तो अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में जो ऊंचे पद पर होते हैं वो कौन होते हैं? एलीट क्लास के लोग होते हैं, ठीक। जो भी सोसाइटी में जिनका स्टेटस सबसे ज्यादा होता है, जो एलीट क्लास होते हैं, वही जो है आ, इस डेमोक्रेसी के जो हाईएस्ट पोजीशन होती है उसके भी पार्ट होते हैं, ठीक। इन एन अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी देयर इज द डोमिनेंस ऑफ द एलीट क्लास। अधिनायकवादी लोकतंत्र में क्या होता है? अधिनायकवादी लोकतंत्र में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व होता है। जो भी अभिजात वर्ग होते हैं उन्हीं का प्रभुत्व होता है अधिनायकवादी लोकतंत्र में। अभिजात वर्ग कौन से होते हैं? जो समाज में सबसे ऊंचे पद पर होते हैं, उनका मतलब स्टेटस हाई होता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस हो, सोशल स्टेटस हो या पॉलिटिकल स्टेटस हो। तो जो अभिजात वर्ग होते हैं वो सबसे ज्यादा उसमें प्रभुत्व होते हैं अधिनायकवादी लोकतंत्र। द वेल्दी एंड द एलीट सेक्शन, तो जो मालदार होते हैं, जो एलीट सेक्शन के लोग होते हैं, वही सोसाइटी के एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जो मालदार लोग या एलीट सेक्शन के होते हैं, आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यही जो है पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। मतलब पार्लियामेंट में यही लोग होते हैं, बाकी गरीब लोग नहीं होते हैं उस पार्लियामेंट में। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में क्या है, गरीब भी अगर इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, तो वो उस पार्लियामेंट का पार्ट हो सकता है। लेकिन ये जो अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी होती है इसमें सिर्फ एलीट क्लास ही या वेल्दी क्लास जो सोसाइटी का होगा वही पार्लियामेंट का पार्ट बन सकता है। एंड द सिटीजन हैव टू चूज एमंग देम, और सिटीजन को उन्हीं में से चूज करना होता है, ठीक।
सिटीजन जो भी हैं उनको वोटिंग राइट तो दिया जाता है, लेकिन उन्हीं में से चूज करना होगा। मतलब आ, जो भी एलिट क्लास के लोग होंगे या वेल्दी लोग होंगे उन्हीं को चूज करना है, किसी और को चूज नहीं कर सकते। ठीक। समाज के धनी और कुलीन वर्ग सांसद का हिस्सा होते हैं। तो इस टाइप की डेमोक्रेसी में जो समाज के धनी लोग होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, वही संसद के हिस्सा होते हैं और नागरिकों को उनमें से ही एक को चुनना होता है। और नागरिक का काम क्या होता है, इनको वोट करने का तो अधिकार दिया जाता है, लेकिन इनके पास जो चॉइस होती है वो कुलीन वर्ग की ही चॉइस होती है। जो धनी लोग होते हैं उन्हीं की चॉइस होती है। उन धनी लोगों में से या कुलीन वर्ग के जो भी लोग होते हैं उन्हीं में से उनको अपना सांसद, अपना प्रतिनिधित्व चुनना होता है। ठीक। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है कि किसी गरीब को चुन सकते हैं, ये कुलीन वर्ग या धनी लोग को ही चुनना है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक लोकतंत्र। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप एम्स एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है ये माइनॉरिटीज को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। ठीक, इसका मकसद होता है माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एंड वल्नरेबल सेक्शन, और जो भी वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी में, जो भी आ, गरीब तबके के लोग हैं, जो वल्नरेबल तबके के लोग हैं, उन्हीं को बचाना, उन्हीं को प्रोटेक्ट करना। ठीक। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। ठीक। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी अथॉरिटी को कम करके, यानी कि ये अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी का उल्टा है। ठीक। उल्टा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं या जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का मकसद होता है इसमें। ठीक। इस प्रकार का उद्देश्य बहुसंख्यक समुदायों के अधिकार को प्रतिबंधित करके, तो इस प्रकार का जो उद्देश्य होता है, यानी संवैधानिक लोकतंत्र का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बहुसंख्यक समुदाय के जो अधिकार हैं उनको कम करके, उनको प्रतिबंधित करके अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक। तो उनके जो अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित करके जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं या समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है इस टाइप की लोकतंत्र में। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी डेमोक्रेसी। ठीक। माइनॉरिटी डेमोक्रेसी क्या है, मौद्रिक लोकतंत्र क्या होता है, माइनॉरिटी डेमोक्रेसी यानी कि मौद्रिक लोकतंत्र। इट्स अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच सेवरल एजेंसीज मॉनिटर द रूलिंग अथॉरिटी। ठीक। ये ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें सेवरल एजेंसीज मॉनिटर द रूलिंग अथॉरिटी। कई एजेंसियां जो है वो रूलिंग अथॉरिटीज को मॉनिटर करती हैं। ठीक। इट्स अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच सेवरल एजेंसीज मॉनिटर द रूलिंग अथॉरिटी। ठीक। कई एजेंसियां यहाँ पे रूलिंग अथॉरिटीज को मॉनिटर करती हैं। मौद्रिक लोकतंत्र क्या है, ये लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कई एजेंसियां सत्तारूढ़ अधिकारों की निगरानी करती हैं। ठीक। तो इसमें कई एजेंसियां जो है, जो भी सत्तारूढ़ अधिकार होते हैं उनकी निगरानी करती हैं। ठीक। ये लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कई एजेंसियां सत्तारूढ़ अधिकारों की निगरानी कर रही है। ये माइनॉरिटी डेमोक्रेसी नहीं है, मॉनिटरी डेमोक्रेसी, मॉनिटर करना किसी चीज को। ठीक। मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक लोकतंत्र। इट्स अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच सेवरल एजेंसीज मॉनिटर द रूलिंग अथॉरिटी। तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, वो रूलिंग अथॉरिटी को मॉनिटर करती हैं कि वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। ठीक। ये लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कई एजेंसियां सत्तारूढ़ अधिकारों की निगरानी करती हैं, जो भी सत्तारूढ़ अधिकार होते हैं उसकी निगरानी करती हैं ये एजेंसी। जो भी मतलब सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, ठीक, उनकी जो है निगरानी करती हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इट इन्वॉल्व आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कब से शुरू हुआ, इस तरह की डेमोक्रेसी कब से पाई जाने लगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पाई जाने लगी। ठीक।
इस तरह की डेमोक्रेसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पाई जाने लगी। एंड इट्स आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर जॉन की। ठीक, और ये आइडिया किसने दिया था? मॉनिटरी डेमोक्रेसी का आइडिया किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन कीन ने दिया। ठीक, प्रोफेसर जॉन कीन ने दिया था ये आइडिया, ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू हुआ मॉनिटरी डेमोक्रेसी, और इसका आइडिया प्रोफेसर जॉन कीन ने दिया। ठीक, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ। तो ये मौद्रिक लोकतंत्र जो है ये कब से शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ। ठीक, और इसका विचार जो है ये किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन कीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका विचार जो है प्रोफेसर जॉन कीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि आइडिया मौद्रिक लोकतंत्र का आइडिया किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन कीन। It basically aims at inculcating a system of checks and balance over the government। ठीक, तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था, एम क्या था? इट्स बेसिकली एम मतलब मॉनिटरी डेमोक्रेसी का एम क्या था? इनकलकेटिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ओवर द गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो चेक और बैलेंस करे गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक, गवर्नमेंट को चेक करे और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको बैलेंस करे। ठीक, इसका मूल उद्देश्य क्या था? सरकार पर नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली विकसित करना। ठीक, तो एक ऐसा प्रणाली विकसित करना जो सरकार के ऊपर नियंत्रण रख सके और उसको जो है सरकार पर नियंत्रण रख सके और उसको संतुलन बनाए रखे। ठीक, संतुलन बनाए रखना मतलब कि बहुत ज्यादा खराब तरीके से भी गवर्नमेंट ना चल रही है। ठीक, उसको उसका संतुलन बनाए रखे कि अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चले और उसके उसके ऊपर नियंत्रण रखना। एक तरीके से ऐसी एजेंसीज होती थी जो क्या करती थी? चेक करती थी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं, जो फैसिलिटीज दे रही है वो सबको पहुंच रही है कि नहीं। ठीक, तो ये इस तरह की जो भी डेमोक्रेसी होती है उसको क्या कहते हैं? मॉनिटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक, जॉन कीन इन हिज बुक द लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो जॉन कीन ने अपनी बुक में जो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, उनकी बुक का क्या नाम था? लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। State that this system reflects the notion of one person, many interests, many voices, multiple voters, multiple representatives। तो ये जो सिस्टम है मॉनिटरी डेमोक्रेसी का, इसका मतलब क्या है? वन पर्सन जिसका मेनी इंटरेस्ट हो। ठीक, एक पर्सन मेनी इंटरेस्ट, मेनी वॉइस, कई वॉइसेज हों उसकी, मल्टीपल वोटर्स हों। ठीक, और मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, ये मॉनिटरी डेमोक्रेसी का मतलब है। जॉन कीन ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी में कहा है कि ये प्रणाली यानी कि जो मौद्रिक लोकतंत्र है उसकी प्रणाली क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक, जिसके कई हित हैं, कई आवाजें हैं, कई मतदाता हैं और कई प्रतिनिधि हैं, इसकी धारणा को दर्शाती है। ठीक, तो मौद्रिक लोकतंत्र किसको दर्शाता है? एक व्यक्ति, कई हित, कई आवाजें, कई मतदाता, कई प्रतिनिधि को दर्शाता है। ठीक, ये किसने कहा है? जॉन कीन ने कहा है अपनी बुक लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का जीवन और मृत्यु। ठीक, लोकतंत्र का जीवन और मृत्यु। तो ये बुक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी किसकी बुक है? ठीक, तो ये भी याद रखिएगा आप, लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ये जॉन कीन की बुक है, जिन्होंने मॉनिटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था या मौद्रिक लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, अब फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? सरकारों के स्वरूप। सरकार के कितने रूप होते हैं वो अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑटोक्रेसी। क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, गवर्निंग पावर या रूल।
गवर्नमेंट या रूल। क्रेसी मतलब ऑटोक्रेसी, निरंकुशता। ठीक, ऑटोक्रेसी को हिंदी में निरंकुशता कहते हैं। ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक, ऑटोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सुप्रीम पावर, चाहे वो सोशल पावर हो चाहे पॉलिटिकल पावर। तो सोशल सुप्रीम पावर या पॉलिटिकल सुप्रीम पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और पॉलिटी। ठीक, तो ये सिर्फ एक आदमी के हाथ में होता है। ठीक, तो जो भी सुप्रीम पावर है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होती है, वही सुप्रीम होता है। इस तरह की अगर कोई गवर्नमेंट है, इस तरह का अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे रूलिंग पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में हो, चाहे वो सोशल पावर हो चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में हो। तो इस तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को ऑटोक्रेसी कहा जाए। ठीक, निरंकुशता क्या है? सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरोज शक्ति, जो भी सरोज शक्ति होती है, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो या राजनीतिक शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो या राजनीतिक शक्ति हो, वो सिर्फ एक आदमी या राज्य व्यवस्था के हाथ में केंद्रित होती है। ठीक, तो या तो एक आदमी के हाथ में होगी या किसी राज्य व्यवस्था के हाथ में ही केंद्रित होती हो। तो ऐसी सरकार के स्वरूप को निरंकुशता कहा जाता है। ठीक, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। तो समझ में आया ऑटोक्रेसी क्या होता है? जब एक आदमी के हाथ में पावर हो तो वो ऑटोक्रेसी कहलाएगा, निरंकुशता कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ओलिगार्की, कुलीन तंत्र। ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र। अब ये ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एक बार। ठीक, ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र। ओलिगार्की मीनिंग रूल ऑफ द फ्यू, यानी कि कुछ लोगों के पास पावर होती है, एक लोग के पास नहीं, कुछ लोगों के पास पावर होती है। हाँ, कह सकते हैं वो भी, या जो किंग वगैरह होते हैं वो भी कह सकते हैं। उनके एक ही के हाथ में पास पावर होती है। ठीक, ओलिगार्की मतलब जब कुछ लोगों के हाथ में पावर है। ठीक, एक के हाथ में नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास, कुछ नंबर ऑफ पर्सन के हाथ में पावर हो, तो उसको ओलिगार्की। ओली मतलब ये होता है फ्यू। ठीक, ओली मतलब फ्यू। यानी कि जब कुछ लोगों के हाथ में पावर हो तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। रूल ऑफ द फ्यू इज अ फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन विच पावर रेस्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। जहाँ पे पावर किसके पास होती है? सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के पास होती है। ठीक, कुलीन तंत्र क्या है? अल्पतंत्र, जिसका अर्थ है कुछ लोगों का शासन। अल्पतंत्र क्या है? जिसका अर्थ है कुछ लोगों का शासन। तो कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र दोनों कह सकते हैं आप। ठीक, और इसका अर्थ क्या होता है? कुछ लोगों का शासन। ठीक, कुछ लोगों का शासन शक्ति संरचना का एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता कम संख्या में लोगों के पास होती है। ठीक, तो कम लोगों के पास में सत्ता होती है यहाँ पे। तो ऐसी शक्ति संरचना को क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र या अल्प तंत्र कहा जाता है। अल्प मतलब ये होता है कुछ। अल्प मतलब क्या होता है? कुछ। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एनार्की। एनार्की क्या है? एनार्की अ प्लेस वेयर देयर आर नो लॉज। ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे कोई लॉ नहीं है। ठीक, कोई भी वहाँ पे रूल नहीं करता है। ठीक, तो उसको कहते हैं एनार्की। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई लॉ ना हो। समटाइम्स सेड टू बी नॉन गवर्नेंस। कभी कभी एनार्की को नॉन गवर्नेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं होता है। समटाइम्स सेड टू बी नॉन गवर्नेंस। इट इज अ स्ट्रक्चर विच स्ट्राइव फॉर नॉन हायरार्किकल। ठीक, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन हायरार्किकल होता है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती। ठीक, वॉलंटरी एसोसिएशंस एमंग एजेंट्स विच स्ट्राइव फॉर नॉन हायरार्किकल वॉलंटरी एसोसिएशन। तो यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन होता है,
कुछ लोग वॉलंटरीली जो है आपस में एजेंट्स के जरिए खुद एसोसिएशन बना लेते हैं, उन्हीं के जरिए चलता है। यहाँ पे कोई गवर्नेंस नहीं होती है, कोई लॉ नहीं होता है और कोई हायरार्की नहीं है। ठीक, इसको एनार्की कहा जाता है। अराजकता, अराजकता एक ऐसी जगह है जहाँ कोई कानून नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे कोई कानून नहीं होता है। कभी कभी गैर शासन भी कहा जा सकता है इसको, अराजकता को गैर शासन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी संरचना है जो एजेंटों के बीच गैर पदानुक्रमित स्वैच्छिक संघों के लिए प्रयास करते हैं। ठीक, तो एक स्वैच्छिक संघ होते हैं। ठीक, जो मतलब स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से संघ बनाए जाते हैं, जो गैर पदानुक्रमित होते हैं। यहाँ पे कोई कर्म नहीं होता है कि कौन ऊंचा होगा, कौन उससे नीचे होगा, फिर उससे नीचे कौन होगा। पद नहीं बनाए होते हैं यहाँ पे, पद को जो है पदानुक्रम नहीं किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे गैर शासन, कोई भी कानून नहीं होता है, कोई शासन नहीं होता है, ऐसी जगह को अराजकता कहा जाता है। ठीक, वन मिनट।
ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई।